नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे खास कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता में हमारे साथ है सागर नगर के विधायक, लोकप्रिय विधायक कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 3 बार से लगातार विधायक हैं और बीजेपी ने भी इन्हें चौथी बार मौका दिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सबसे एक स्वस्थ और सबसे बेहतर विकल्प सागर के लिए थे। शैलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं बंसल न्यूज़ का और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चौथी बार आपको मौका मिला है, लगातार 3 बार काम किया। ऐसा कौन सा जादू है आपके पास कि जनता भी आपको 3 बार जिता चुकी है और चौथी बार पार्टी के पास भी आपसे अच्छा विकल्प नहीं मिला? देखिए, ये जादू मेरे पास नहीं है। ये जादू जो है ये पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक के विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में प्रदेश कार्यालय और पार्टी हाईकमान तक पहुंची और पार्टी हाईकमान को निर्णय करने में कोई असुविधा नहीं हुई। और यूँ तो मुझे लगभग 3 माह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से सूची जाहिर ना हो तब तक संशय निश्चित रूप से होते ही हैं। तो मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के समस्त नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे सागर की जनता का, जिन्होंने जो फीडबैक पार्टी को दिया। ये पार्टी जो निर्णय करती है ये पब्लिक के फीडबैक के आधार पे होते हैं, तो पब्लिक का फीडबैक जो था वो बहुत ही पॉजिटिव था। शैलन जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि चलिए पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, जनता आपके ऊपर 3 बार विश्वास जता चुकी, अपना मत आपको दिया है, आपको विजयी बनाया। विपक्ष की भूमिका हम देखें तो विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है कि क्या किया आपने, सरकार ने आपके क्या किया, और शैलन जैन विधायक जो नगर विधायक हैं उनकी क्या उपलब्धियां, तो कौन सी उपलब्धियां ऐसी हैं जो आप गिनवा सकते हैं? मैंने क्या किया ये निश्चित रूप से उनको पूछने का अधिकार है, सागर की जनता को भी पूछने का अधिकार है, लेकिन ये जानते हुए भी कि सागर के लिए मैंने या भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, ये जानते हुए भी एक अबोध बालक जैसे ये प्रश्न जो लोग कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से थोड़ी हास्यास्पद लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने जहन में, अपने दिल में झांक के भी तो कभी देखना चाहिए कि उन्होंने 55-60 वर्षों के कालखंड में क्या किया, सागर को क्या बना रखा था। सागर के विकास के सारे दरवाजे बंद थे। यूँ तो समूचे बुंदेलखंड जो है इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बन गया था, और सब में जो है सबसे बड़ी भूमिका जो थी अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज़ों ने तो बुंदेलखंड के साथ अन्याय किया ही। आज़ादी के बाद वो अन्याय जारी रहा और कांग्रेस पार्टी ने भी बुंदेलखंड के विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। ये बुंदेलखंड एकमात्र एक ऐसा रीजन था जहाँ पे सिंचाई के संसाधन सबसे कम थे, जहाँ आवागमन के संसाधन सबसे कम थे, जहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का सर्वदा अभाव जैसा था। मैं सबसे पहले इस दिशा में माननीय शिवराज जी ने जो कार्य किया, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना के, तो उसके माध्यम से बुंदेलखंड के विकास की संभावनाएं तलाशी गईं, परिणाम अच्छे आए। और सब्सिक्वेंटली जब माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिनव योजना स्मार्ट सिटी अस्तित्व में आई और टॉप 100 शहर इस देश के जब उनका चयन किया गया, तो मध्य प्रदेश से सागर शहर का चयन करना निश्चित रूप से हम सब शहरवासियों के लिए, और मैं जनप्रतिनिधि के नाते मेरे लिए तो वो सर्वाधिक खुशी का क्षण था। उससे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति मुझे क्या हो सकती थी कि सागर शहर के विकास के लिए एक मुश्त लगभग 1000 करोड़ रुपए जो हैं सागर के शहर के लिए मिलने वाले थे। तो जो कुछ ये विकास हम देख रहे हैं या जो कुछ विकास हमारा अभी पाइपलाइन में, बहुत सारे काम हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप खेल के मैदानों के बारे में आएंगे, खेल की गतिविधियों के बारे में आएंगे, सुविधाओं के बारे में आएंगे, तो आप पाएंगे कि इनके ज़माने में हमारा स्टेडियम जो है
वो मवेशियों के स्नान करने का स्विमिंग पूल बना हुआ था, एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। आज आप स्टेडियम जाके देखिए, वर्ल्ड क्लास हमारा क्रिकेट का मैदान है। वो जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है उसमें क्या नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट से लेके टेबल टेनिस कोर्ट से लेके एक बहुत परिष्कृत किस्म का हमारा जिम है, हमारी निशानेबाजी की सारी सुविधाएं हैं। खेल परिसर वाले मैदान में मैं चश्मदीद गवाह था जब हॉकी के खिलाड़ियों ने पहली बार एस्ट्रोटर्फ में मैच खेला हॉकी का, तो उनकी आंखों में आंसू थे, मेरे भी आंसू छलक गए कि कितने लंबे समय इस बुंदेलखंड के हृदय स्थल सागर को इन तमाम सुविधाओं से महरूम रखा। इस बात का दोष क्या किसको है? इस बात का दोष निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार को, उनके नुमाइंदों को है। तालाब में एलिवेटेड कॉरिडोर अभी मिला, हाँ जी। चलिए आपकी उपलब्धि हम मान लेते हैं। नहीं लेकिन निश्चित रूप से है। लेकिन जनता ये पूछ रही है, मैं भी वहाँ पे गया तो जनता ये पूछ रही है कि तालाब में अभी जलकुंभी वापस दिखने लगी है। तालाब की स्थिति जो है एकदम कभी कल्पना की थी, आपने भी कई बार बोला कि हम उसे इस योग्य बना देंगे कि वो पीने के पानी जैसा कंचन हो जाएगा। हाँ जी। तो क्या वास्तव में संभव है और तालाब कभी ऐसा होगा या फिर ये राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा? अभी आप सागर के जल का परीक्षण कराइए। हाथ गगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस समय का सैंपल अगर किसी के पास होगा तो उपलब्ध करा दें। आज का जो तालाब के पानी का सैंपल उठाइए आप, आपने प्रदूषण को कितने टाइम्स कम किया है, कितना प्रतिशत कम किया है। और आप ये मान लीजिए कि अधिकतम एक बारिश और मांगती है सागर में, चूँकि प्रदूषित जल सागर में यूँ कह लीजिए कि सीवरेज का जो वो है एफ्लुएंट, वो जाना बंद हो गया। अब सागर का तालाब का जो भी भराव है वो बारिश के पानी से होने लगा, तो सागर के तालाब का पानी चमकने लग गया। जहाँ पे सूरज की किरणें आके डंप हो जाती थी वहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग गया है और ऐसा चांदी जैसा जल चमकता है। आप कॉइन डाल के देख लीजिए, अभी चलिए मेरे साथ या उन मित्रों को भी ले लीजिए, आपका कॉइन तलहटी तक ऐसा घूमते हुए नीचे आएगा। सालों से मुद्दा रहा है ये तालाब, क्या इस बार लगता है कि आखिरी बार होगा ये? Yes. विपक्ष तो कोशिश कर रही है, उन्होंने आंदोलन भी किया था। विपक्ष के पास आलोचना करने के सिवाय कोई काम नहीं है, लेकिन विपक्ष को ये भी बात कहना चाहिए कि आपके शासनकाल में क्या हुआ, आपने सागर शहर को क्या दिया, आपके 60 वर्ष के शासन की उपलब्धियां क्या हैं। हम तो अपने 15 वर्ष और अभी जो 5 वर्ष है उसकी उपलब्धियां गिना देते हैं। मैं 2 घंटे अनवरत बोल सकता हूँ सागर के जो डेवलपमेंट। आप सड़कें देखिए, यूनिवर्सिटी वाली रोड आप बता दीजिए, डॉक्टर गौर साहब की जो स्मृतियाँ बना के हम लोगों ने उनको जीवंत किया है, वो हमारी देन है, भाजपा की देन है। ये संजय ड्राइव पगडंडी थी, कैसी स्थिति में थी, उसको एक व्यवस्थित रोड बना के और सागर की जनता को दिया। किसने दिया? बस स्टैंड से लेके ये हमेशा जाम लगा रहता था। अब आपको जाम दिखता है? आप चले आइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चलिए, ये तो आपकी उपलब्धियां हो गई, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपके पास लंबी फहरिस्त है। ये लंबी फहरिस्त है, ये आप मानते हैं कि सागर वो के लोग ज्यादातर नागपुर की ओर भागते हैं, बड़े शहरों की ओर भागते हैं। ऑब्वियसली तो क्या सुपर स्पेशलिटी हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी तक नहीं है। अब वह कैथ लैब जिस दिन शुरू हो जाएगी, अब देखिएगा सागर में एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होने लगेगी, फिर हम क्यों भागेंगे वहाँ? आप देखिए शने शने सुविधाओं में कितना विस्तार हुआ है। कोविड काल में हमने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। आप देखिएगा कोविड काल में जब सारे के सारे नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब लोगों ने नो एंट्री, नो वैकेंसी, मेडिकल कॉलेज ने कहा कि मेरा दिल अनंत है, हम किसी को वापस नहीं करेंगे। और हम लोगों को इस बात का फ़क्र है कि मेडिकल कॉलेज ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करी कोविड काल में। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोग कितनी आलोचना करें डॉक्टर्स की, मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी जान जोखिम में डाल के और पूरे के पूरे स्वास्थ्य विभाग ने सागर में
जो कैजुअलिटीज़ हैं वो मिनिमम है। पूरे देश भर की कैजुअलिटी का रिकॉर्ड देखिए, सागर में मिनिमम आप कैजुअलिटीज़ भी है। काफ़ी सक्रिय रहे थे, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, मैंने देखा है कि आप तो डर नहीं लगता था कि कोविड काल में जब सारे जनप्रतिनिधि भी निष्क्रिय हो गए थे, तो आप देखिए अपनी पत्नी के साथ कोविड वार्ड में और सभी जगह। देखिए, मौत से कौन नहीं डरता, लेकिन डर के आगे जीत है। मैंने सोच लिया था कि आज अगर मैं घर बैठ गया तो जनता के सामने क्या मुंह दिखा लेके जाऊंगा मैं, कि ये हमने वादे किए थे कि मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। पर क्या ये चुनौती है, और इस चुनौती के साथ एक अवसर है, तो वो अवसर मैंने उसका एक्सरसाइज किया। मैं सुबह निकल जाता था और रात को ही घर लौटता था। अच्छा, हर पद की एक सीमाएं होती हैं। आप चूंकि विधायक रहे 3 बार से, बहुत आपका दावेदारी भी रही वहाँ पर कि आप कैबिनेट में आपको जगह मिलेगी। आपका चौथा कार्यकाल है, तो निश्चित रूप से आपको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चौथा कार्यकाल जी होगा, जी, सागर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा कॉन्फिडेंस है। निश्चित रूप से। तो अगर ये मन में इच्छा होती है कि अगर चौथी बार मौका मिलेगा तो कैबिनेट में भी जगह ये मिले, मेरी अकेली इच्छा नहीं है, ये इच्छा सागर के लोगों की है, जनमानस की है। सागर को मंत्री मिले। सागर को मंत्री मिलना चाहिए। जब वो रेहली विधानसभा देखते हैं, सुर्खी विधानसभा देखते हैं, खुरई विधानसभा, तो उन्हें लगता होगा कि अकेले, देखिए मंत्री बनने के पश्चात संसाधनों की कमी नहीं होती है। आप एवरी वीक यू आर मीटिंग चीफ मिनिस्टर, आप कैबिनेट में होते हैं, तो जितनी आसानी से आप पैसा ला सकते हैं, योजनाओं को स्वीकृत करा सकते हैं। एक विधायक के नाते मुझे वो योजनाएं स्वीकृत कराने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, परिश्रम भी ज़्यादा लगता है। तो मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से विकास की संभावनाएं और भी बढ़ेंगी। तो मैं तो चूँकि मेरा हमेशा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, ये धड़कनें, ये श्वास हों पुण्य भूमि के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जब राजनीति को टाटा बाय बाय करूं, उसके पहले सागर शहर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व तो सागर की जनता ने मुझे दिया हुआ है, उसकी पूर्ति कम से कम इतनी कर पाऊं ताकि मेरा मन मैं ये विश्वास हो, मुझे संतुष्टि हो कि हम सागर की जनता के लिए जो बेस्ट था वो करके दिया। अभी तक जो कुछ संभव था मैंने अपनी क्षमताओं के अनुरूप, और मुख्यमंत्री जी का और अन्य हमारे मंत्रीगणों का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मेरे प्रति। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम हमारे अकेले मृदु स्वभाव के कारण हो जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी भी अगर आपको मिल जाएगी तो आप कल्पना करिए कि सागर का हम कितना विकास कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी के तहत आप कितनी आलोचनाएं कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपना एक मकान बनाते हैं, आप पूरे मोहल्ले भर की आलोचना का शिकार हो जाते हैं एक अपना घर बनाने में। और ये तो पूरे के पूरे शहर के नव निर्माण का विषय था। कितने सारे भवन बना दिए। भवन काहे के लिए? लोग पूछेंगे कि आपने रोज़गार के सृजन के लिए क्या किया। आप इंक्यूबेशन सेंटर देख के आइए, उसके माध्यम से ही तो आज जो नए नए कल कारखाने लग रहे हैं, छोटे छोटे उद्यम लग रहे हैं, वो हमारे उसी इंक्यूबेशन सेंटर का परिणाम है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके और माननीय अपने सकलेचा जी, मिनिस्टर ओम प्रकाश जी के यहाँ सागर में फर्नीचर क्लस्टर सैंक्शन करा लिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सागर को क्या उपलब्धि हासिल हुई है। रोजगार के क्षेत्र में लोगों को 5 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार 2 साल के अंदर मिलेगा सागर शहर में। सारी की सारी आरा मशीनें बाहर हो जाएंगी। अब ये आरा मशीनें नहीं कहलाएंगी, अब ये फैक्ट्रीज में तब्दील होंगी। हर आरा मशीन के साथ वो कोई ना कोई यूनिट ज़रूर लगाएंगे वैल्यू एडिशन का। तो फर्नीचर उद्योग सागर में जो आज लकड़ी दिल्ली और गुड़गांव और मुंबई जा रही है, वो सारी लकड़ी का फर्नीचर यहीं बनेगा। फर्नीचर बनेगा तो पॉलिश की यूनिट आएगी, पॉलिश की यूनिट आएगी, पेंट की यूनिट आएगी, अन्य सब छोटी छोटी चीज़ें, कपड़े और उसकी अपॉस्ट्री की। आप देखिएगा अकेले फर्नीचर क्लस्टर से कितना रोज़गार का सृजन होगा।
तो ये तो एक छोटी सी वानगी है। अभी देखिए अच्छा, सारे समाजों को कैसे मेंटेन कर पाते हैं आपकी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी? चूंकि आप जैन धर्म से आते हैं, लेकिन कभी आप पे ये आरोप नहीं लगे कि आप मतलब अपने समाज के प्रति, जबकि विपक्ष हमेशा कहता है कि जैन समाज का ही शहर में दबदबा रहा है लंबे समय से, लेकिन आप पर व्यक्तिगत कभी इस तरह से नहीं लगा? मैं सब समाज का चाहता हूँ, सब समाज का स्नेह मुझे मिलता है। वो स्नेह हासिल जो हुआ है, जो विश्वास हासिल हुआ है, उसके लिए हमने भी परिश्रम किया है। हमने भी काम करने की एक ऐसी पद्धति निर्मित की है जिसमें व्यक्ति को ज़रा भी संशय नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं या पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम फेवर कर रहे हैं। जब आपने सुना होगा पंच परमेश्वर, मैं जब वहाँ पे ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरे मन में वही भाव होता है कि प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है लोगों की मदद करने का, तो मैं लोगों की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, मेरे माध्यम से कितने लोग लाभान्वित हो जाएं, ताकि मुझे शाम को, रात को जब मैं घर आऊँ तो नींद अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि ये संतुष्टि का भाव ज़रूर आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि आप जो कुछ भी बेस्ट कर सकते थे सागर के लोगों के लिए, आपने किया है। मैंने कभी पार्शलिटी नहीं की। आप जब भी हमारे यहाँ आए होंगे, आपने पाया होगा कि 80% लोग जो हैं अनुसूचित जाति वर्ग के रहते हैं। उनका काम होते हैं, उनके इलाज के लिए हम सहयोग करते हैं। उनके इलाज के लिए कोई सुविधाएं करने तो उनको भोपाल पहुंचाना, उनके इलाज को हमें सुनिश्चित करना, उनकी दवाइयाँ की व्यवस्था करना। तो ये शनि 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 लगातार काम करते रहने से लोगों का विश्वास हासिल कर पाए हैं। अच्छा, आप भले विधायक हैं, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी, सुनी सुनाई बात आपसे कर रहा हूँ कि आसपास के विधानसभा क्षेत्र के भी जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे दल से भी हैं, वो भी आपसे मदद लेने आते हैं और काम होते भी? जी आते हैं। अब उनका नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन आसपास के जो विधायक हैं, ख़ास तौर से जो विपक्षी दल के विधायक हैं, उनका फ़ोन आता है कि भाई साहब आप ये चिट्ठी लिख देंगे, आप ज़रा टेलीफोन कर देंगे तो ये इसका इलाज जल्दी हो जाएगा, ये बहुत सीरियस है। तो मुझे लगता है कि मानवता के नाते मुझे करना चाहिए। तो मैं उनको स्वेच्छानुदान के लिए पत्र भी लिखता हूँ, फिर संबंधित अधिकारियों से उस संबंध में आग्रहपूर्वक निवेदन कर लेता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है, और उनके काम हो जाते हैं। काम हो जाते हैं तो फिर हमने देखा कि धीमे धीमे वहाँ से आने वाली जो आवेदन है उनमें बहुत इजाफा हो गया। मुझे ज़रा भी कष्ट नहीं होता। मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये भी अवसर दिया है कि मैं सागर के अलायदा आसपास के लोगों की अगर कुछ मदद कर पाऊँगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, जो अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जेठ और बहू की लड़ाई होने वाली है। महाभारत में कहते हैं कि आमने सामने अर्जुन भी थे और अर्जुन के सामने जो कौरव थे, तो एक रिश्ता था। यहाँ भी एक रिश्ता है, एक नाता है। तो किस तरह से फेस करेंगे अपने ही परिवार के लोगों को, और किस तरह की राजनीति ये होने वाली है, किस तरह का चुनाव होने वाला है? देखिए मनीष जी, ऐसा मुझे लगता है कि जब महाभारत हुई तो आपको निश्चित रूप से ध्यान में होगा कि किस तरह से अर्जुन को थोड़ा सा असहज महसूस किया। कैसे ये हम अपने नाते रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों कैसे लड़ेंगे। उस समय भी भगवान प्रभु कृष्ण भगवान ने किस तरह से वहाँ पे कुरुक्षेत्र में भगवद गीता के वो सारे अध्याय उनको पढ़ के बताए। तो मुझे लगता है कि ये नियति हो गई। अगर ये नियति है तो ये प्रभु इच्छा है तो हमें स्वीकार है। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये परिस्थितियां निर्मित जो हुई वो दलों के दृष्टिकोण को भी परिभाषित करती है। ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इतना विवेक होना ही चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां किसी भी परिवार में क्यों करके पैदा की जाएं कि दो सगे भाइयों के बीच में इस तरह का द्वंद्व हो। ये द्वंद्व जो है बड़ा गहरा इम्पैक्ट डालता है, परिवारों को टूटन की ओर ले जाता है।
हमारे परिजन, हमारे नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थितियां जो बनाई हैं वो कमलनाथ जी की बनाई हुई हैं। कमलनाथ जी को राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था। ये राजनीतिक मर्यादाएं हर दल में हर समय हुई हैं। महाभारत युद्ध में भी अगर सूर्यास्त हो गया है और वो तुरही बज गई है या जो भी सायरन हो, तो उसके बाद जिसका जो जहाँ हथियार होता है, तो ऐसा नहीं कि अब कोई दुश्मन हाथ में आए तो उसको तो निपटा ही लो। कितने इंसिडेंसेस आपको होंगे कि गले तक पहुंच चुकी तलवार, लेकिन तलवार वहीं रुक गई, क्योंकि ये इतना कुछ हमारे यहाँ पालन होता है नियमों का, कर्तव्यों का, मर्यादाओं का। वो मर्यादाएं तार तार कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के मुखिया, और उनने तो किया ही किया, हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। क्या ऐसी मजबूरी थी? और अब अगर मजबूरी थी तो अब फिर जनता न्याय करेगी। जनता सागर के मालिक है और जनता चाहेगी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है वो चाहिए, तो वो मुझे चुनेगी। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का 60 वर्ष का शासनकाल वो ही अच्छा था, तो वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को चुनेगी। ये चुनने का अधिकार जो है ये जनता को है। तो ये है शैलेंद्र जैन, जो 3 बार से विधायक हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे और लगातार इनका सागर से नाता है। इस बार जो ये कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, वो कर्म युद्ध है, उसमें न्याय जो है वो जनता करेगी। विकास का मॉडल भी इनका ये है कि अगर सागर में इस बार शैलेंद्र जैन जीतते हैं तो उनका कहना है कि इस बार जीतने के बाद सागर शहर को विधायक नहीं मंत्री मिलेगा, तो विकास के नए आयाम रहेंगे और सागर शहर जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर की तरह एक विकसित जो महानगर के रूप में उभर के आएगा। अब न्याय जनता करेगी, जनता को चुनना है, जनता का फैसला जो भी होगा वो स्वीकार होगा। फिलहाल इतना ही। मनीष तिवारी, कैमरा पर्सन राज के साथ, नमस्कार।